नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 2 वीडियोज़ पर मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए जिसकी वजह से मेरा मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बड़ा थोड़ा-सा लग रहा था ऐसे मन में कि भई पता नहीं कैसे फीडबैक आएगा, हाउ आई विल गो। ओके, लेकिन जब आप कुछ करने की ठान लेते हो तो ऑफ़ कोर्स मदद मिल ही जाती है। ऊपर वाले से ओके। तो मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया कि वेरी फर्स्ट वीडियो था मेरा एग्रीकल्चर बेसिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एंड द रोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। और मेरा जो सेकंड वीडियो था वो था रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। तो हम ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर अभी डिस्कशंस कर रहे हैं। मेरा ये जो चैनल है ये टोटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द एजुकेशनल पर्पसेस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें और साथ ही साथ कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छी किताबें जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और मैं रिकमेंड करना चाहूँगी मेरे पूरे व्यूअर्स को। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको मराठी में कहा जाता है किमान आधारभूत कीमत। ओके। कई दिनों से MSP के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे वीडियोस, बहुत कुछ बन चुका है। लेकिन एक चीज इन द बॉक्स है, एक चीज काफी बढ़ चढ़कर नहीं बताई जा रही है, नहीं समझाई जा रही है सामान्य लोगों को कि किसानों के लिए MSP क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारे यहाँ पे टोटली 60 to 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है ऑन द फार्मर, ओके, फार्मिंग बिजनेस। तो इसके अंदर जो भी हम बोते हैं खेती में जो भी हम प्रोड्यूस लेना चाहते हैं, तो भाई उसकी आधारभूत कीमत जो है वो सरकार डिक्लेयर करती है क्रॉप आने से थोड़ा पहले। और ये जो आधारभूत कीमत है, ये जो MSP डिसाइड करता है, ये सरकार का एक आयोग, एक डिपार्टमेंट डिसाइड करता है जिसका नाम है CACP, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। CACP डिसाइड करता है MSP तकरीबन 23 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें इसमें अंतर्भूत होती है। तो भाई 7 अनाज कौन से? पहला तो धान और चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा शरबत, पांचवा मोती बाजरा, छठवा जौ, सातवां रागी और 5 दालें जिसमें पहली है चना, दूसरा है अरहर या फिर तुवर जिसको हम कहते हैं, तीसरा उड़द, चौथा मसूर, पांचवा मूंग की दाल। देन 7 तिलहन ऑयल सीड्स जिसको हम कहते हैं मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम और निगर सीड। इन सातों तिलहन के दाम और उसके साथ 4 वाणिज्यिक फसलें, 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स दैट इज खोबरा, ओके, खोपरा, देन गन्ना, कपास और कच्ची जूट। तो ऐसे टोटल 23 प्रोडक्ट्स का जो MSP है वो डिसाइड करता है हमारा CACP, जो कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। तो इसमें होते हैं 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें। तो 7, 5, 7, 4 मिलाकर टोटल होता है 23। ओके, ये तो 23 जो क्रॉप्स है हमारे, इसका प्राइजेस डिसाइड करता है हमारा CACP। अब भाई ये CACP क्या है, ये क्या डिपार्टमेंट है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस लेक्चर में। धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स दी MSP, क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आर फार्मर्स, फॉर आर किसान। ओके। तो भाई किमान आधारभूत कीमत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है खरीफ और रबी फसलों के लिए, ठीक बुआई से पहले, जब हम कल्टीवेशन करते हैं उससे थोड़ा पहले इसको घोषित किया जाता है। क्यों इसकी ज़रूरत है? ताकि फार्मर्स को पता चले कि कौन सी क्रॉप को गवर्नमेंट कितना MSP दे रहा है, उस हिसाब से वो अपना जो भी क्रॉप है उसको प्लान कर पाए। तो भाई ये CACP क्या है? तो लेट मी शेयर इट्स वेबसाइट विथ यू। ओके, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे CACP की मैंने वेबसाइट यहाँ पे शेयर की है आप सभी के साथ। ओके,
तो ये CACP की वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें नई सी जानने को यहाँ पे मिलेगी। इसका बेसिक इंट्रो मैंने दे दिया है। 1965 तक इस आयोग का नाम था सिर्फ CP, सॉरी, इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग अप टिल 1965, दैट इज क्रॉप वैल्यू कमीशन। ओके, और 1985 के बाद इसका नाम पूरा बना CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। पहले ये था कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइजेस, अब ये बना कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस आफ्टर 1965, सॉरी आफ्टर 1985। ओके, चलो आते हैं। ये जो CACP होता है, ये डेटा कलेक्ट करता है कई सारी एजेंसियों के द्वारा। ये मदद लेता है स्टेट गवर्नमेंट्स की डेटा कलेक्ट करने के लिए। CACP submits its recommendations to the government in the form of price policy reports every year separately for 5 groups of commodities, namely kharif crops, rabi crops, sugarcane, raw jute, and copra. Before preparing aforesaid 5 pricing policy reports, the Commission draws a comprehensive questionnaire and sends it to state governments and concerned national organizations and ministries to seek their views. ये जो 5 तरीके की रिपोर्ट्स है ये बनाता है कमोडिटीज़ के लिए, 5 ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज़ के लिए। ये जो कमीशन है ये रिपोर्ट्स बनाता है खरीफ, रबी, शुगर केन दैट इज़ गन्ना, जूट के लिए और खोबरे के लिए। ये 5 चीज़ों के लिए ये एक रिपोर्ट बनाता है और ये सबमिट करता है 5 प्राइसिंग पॉलिसी रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट। उसके बाद ये मदद लेता है, एक क्वेश्चनायर, एक प्रश्नावली बनाई जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेजी जाती है उसको फिलअप करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। देन national organizations and ministries to seek their views. Subsequently, separate meetings are also held with farmers from different states, state governments, national organizations like FCI, NAFED, Cotton Corporation of India, that is CCI, Jute Corporation of India, JCI, traders organization, processing organizations, and key central ministries. ओके, कई सारे लोगों के साथ मीटिंग की जाती है, कई सारे लोगों के व्यूज़ इसके ऊपर लिए जाते हैं, जो भी वो सुझाव दे रहे हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान इस रिपोर्ट के अंदर रखा जाता है, डिस्कस होता है 3 कमिटीज़ के बीच में। ओके, ये जो हमारी कृषि मंत्रालय होता है, हमारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ भाई हमारे अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, FCI, नाफेड जैसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेडर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन सबके साथ डिस्कशन करके बहुत सारे पहलुओं पे, बहुत सारे जो है वो सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है और तब जाके हम एक रिपोर्ट के द्वारा डेटा कलेक्ट करके एक कंक्लूजन पे आते हैं, एक क्रॉप की MSP डिसाइड कर पाते हैं। चलो एक छोटा सा चीज़ इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे रेशन की दुकानें होती है जिसको हम मराठी में कहते हैं स्वस्थ धान्य दुकान। ओके, जो कि हमारे हर एक गली मोहल्ले में लगी हुई होती है। हम सबके पास में रेशन कार्ड होता है, किसी के पास वाइट होता है, किसी के पास ऑरेंज होता है। ये जो वाइट रेशन कार्ड होता है ये BPL लोगों के लिए होता है, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये जो ऑरेंज कार्ड होता है दिस इज फॉर अ जनरल पब्लिक। ओके, तो ये रेशन कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट जो रेशन, जो अनाज उपलब्ध करवाती है गरीब तबके के लोगों को, सामान्य तबके के लोगों को कम से कम कीमत में, तो ये जो सरकार अनाज खरीदती है फार्मर्स से MSP पे, इसका स्टोरेज किया जाता है, इसका भंडारण किया जाता है FCI और नाफेड के द्वारा। इसका भंडारण ये लोग करते हैं और इसको PDS दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा इन रास्त दुकानों के द्वारा सामान्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप देखोगे, आप एक हर शहर में, हर एक जिले की जगह पे FCI के या फिर नाफेड के गोडाउन्स आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि भाई यहाँ पे जगह की अवेलेबिलिटी करवानी है, दैट इज़ कि भाई ये गोडाउन में जो कई सालों से, कई दिनों से जो अनाज पड़ा हुआ है, जो कि ख़राब हो रहा है पड़े पड़े, तो उसको निकाल कर वहाँ पे जगह बनाएंगे अब ये जो नया क्रॉप आने वाला है उसको स्टोर करने के लिए। ओके, तो इनके पास एक भंडारण क्षमता होती है, जो फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे लागू है। तो नाफेड और FCI मिनिमम MSP पे जो है किसानों से अनाज खरीदता है, अपने पास स्टोर रखता है, और PDS दैट इज ये सरकारी रास्त दुकानों के द्वारा पूरे जनता में इसका सर्कुलेशन किया जाता है, जनता तक जो भी खाद्यान्न है वो पहुंचता है। ओके,
तो कम से कम दामों में यहाँ पे सिर्फ खरीदी दो ही एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, दैट इज चावल और गेहूँ। ओके, तो ये दो क्रॉप्स जो है ये प्रोटेक्टेड है, इसकी एमएसपी हमेशा फॉर श्योर होती है। लेकिन बाकी सारी दालें, बाकी सारा जो अनाज है जो जिसकी एमएसपी ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, वो बेनिफिट नहीं उठा पाती है। जस्ट लाइक सूरजमुखी, जस्ट लाइक नाइगर सीड्स, जस्ट लाइक सोयाबीन, इसको एमएसपी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाने के बाद भी इस ये जो बोते हैं, ये जो फार्मर्स है जिन्होंने ये क्रॉप कल्टीवेट किया है, ये उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं जितना कि जितना कि गेहूं और चावल प्रोड्यूस करने वाले किसान लोग उठा पाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। द कमीशन ऑल्सो मेक्स विजिट्स टू स्टेट्स ऑन द स्पॉट असेसमेंट of various constraints that farmers face in making their produce, or even raising the productivity levels of their crops. Based on all these inputs, the commission then finalizes its recommendations or reports. ये लोग साइट विजिट भी करते हैं, ये लोग खेत खलिहानों में जाकर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, ग्राउंड में सिचुएशंस क्या चल रही है इसका एक अंदाजा लेते हैं, उसके ऊपर ये अपनी रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट्स को फाइनलाइज करते हैं, विच आर देन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। एक बार रिपोर्ट बन जाने के बाद CACP पूरा जो है वो एनालिसिस करने के बाद, पूरी कंडीशंस के एनालिसिस करने के बाद, सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, सारे फैक्टर्स को समझने के बाद एक आधारभूत कीमत डिसाइड करती है, एक न्यूनतम कीमत डिसाइड करती है जो कि ऑफर होने वाली है कई सारे क्रॉप्स के ऊपर। दैट इज 23 क्रॉप्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। तो भाई ये मिनिमम राशि है, ये न्यूनतम राशि है, इससे ज्यादा अगर कोई आपको ऑफर करे तो फार्मर्स वहां पे भी उस खरीदने वाले को भी अपना जो प्रोड्यूस है उसको बेच सकता है, लेकिन इससे नीचे कोई ऑफर नहीं करेगा। दिस इज द बेनिफिट। ओके, देखो जो भी फार्मर होता है, जो भी किसान होता है, उसको लागत लगती है, जो भी वो खेत में बोता है उसके पीछे वो चाहता है कि भाई जो लागत मैंने लगाई है उसके साथ साथ उसको कुछ मुनाफा भी होवे। तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी लागत लग चुकी है और कितना मार्जिन हमको ऑफर करना है टू द फार्मर्स। लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और वो बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो जगह है, जो लैंड है, उसकी कीमत ओके वो डिसाइड नहीं की जाती। भाई बिना जमीन के हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं ले सकते, भाई जमीन की भी तो लागत लग रही है, तो उसकी कीमत इसमें डिटरमाइन की ही नहीं जाती। इसीलिए किसानों के हाथ में जो दाम पड़ता है, जो एमएसपी पड़ता है, वो काफी कम होता है। उतने कीमत में तो बेचारा सरवाइव भी नहीं कर पाता। तो भाई हमको ये जो स्वामीनाथन आयोग है जिसके अंदर डिस्कशंस किए गए हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट के सामने रखे गए, बहुत सारी सिफारिशें की गई है, उसको लागू करे। 1.5% बढ़ा दिया जाए, 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए, 1.5% नहीं सॉरी, 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए जो हमारी एमएसपी है वो, सो दैट कि भाई वो जो लैंड की कॉस्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होवे, सो दैट कि एक अच्छी राशि किसानों के हाथ में आए, सो दैट कि वो भी सरवाइव कर पाए। ये जो सुसाइड्स होते हैं फार्मर्स की, ये जो निराशा भरी हुई है हमारे किसानों के बीच में, इसको दूर करना तभी हमारे लिए मुमकिन होगा जब हमारे किसानों को 1.5 गुना ज्यादा उनकी एमएसपी से दाम मिलेंगे। ओके, तो ये भाई हमारे CACP को ध्यान में देने की जरूरत है कि जो हमारी जमीन इसके अंदर हम लगा रहे हैं उसकी मूल्य पे, उसका जो इस्तेमाल हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ मूल्य इसमें जोड़ दिया जाए, सो दैट कि एक अच्छी राशि एमएसपी के तहत किसानों को ऑफर की जाए। ओके, लेकिन अभी ये 3 जो बिल्स पास हुए हैं द्वारा पार्लियामेंट, इसके अंदर हमारे जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान लोग हैं, उनको एक डर है कि भाई हमारी एमएसपी भी कहीं हमसे निकाल दी ना जाए, क्योंकि भाई अगर क्रॉप खराब होता है, अगर क्रॉप थोड़ा सा भी नीची क्वालिटी का बन जाता है, तो भाई जो हमारे अड़तियाँ होते हैं, जो हम प्राइवेट बायर्स को हम अपना गुड्स बेचते हैं, तो उनके पास वो नहीं खरीद पाएंगे, नुकसान हो जाएगा जो हमारे किसान लोग हैं, किसान भाई बहन है उनका। तो भाई एक एश्योरेंस है, एक सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट देता है एमएसपी के द्वारा हमारे किसान भाई बहनों को। इसीलिए ये सिक्योरिटी, ये जो एक आशा है, ये निकाल दी नहीं जाए हमारे किसान भाई बहनों के द्वारा। इसीलिए ये सारा चीज शुरू है, इसीलिए ये सारा स्ट्रगल चल रहा है कि एमएसपी किसानों से छीना ना जाए।
एमएसपी गवर्नमेंट ऑफर करे ही करे, एमएसपी तो ऑफर करे लेकिन साथ ही साथ इसको बढ़ा दिया जाए, इसको 1.5 गुना ज़्यादा कर दिया जाए। ये जो ज़मीन का मूल्यांकन इसके अंदर जोड़ा नहीं जाता वो भी इसके अंदर जोड़ के सही दाम, सही एमएसपी किसानों को ऑफर की जाए और गवर्नमेंट एक एश्योरेंस दे, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे फार्मर्स को। और ये जो निराशा है फार्मर्स के अंदर, ये जो उनका शोषण चल रहा है, ये इससे ऊपर उभर पाए। लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, based on all this, the Commission also makes visits to the states for an on-spot assessment to the various constraints that farmers face in marketing their produce or even raising the productivity levels of their crops. Based on all these inputs, the Commission then finalizes its recommendations or reports, which are then submitted to the government. The government in turn circulates the CACP reports to the state governments and concerned central ministries for their comments. After receiving the feedback from the Cabinet Committee for Economic Affairs, that is CCEA, of the union government takes a final decision on the level of MSPs. CCEA के साथ डिस्कस करने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक निर्णय लेती है कि कौन सा MSP, कितने रुपयों का MSP क्रॉप के ऊपर ऑफर करेंगे, and other recommendations made by CACP. Once this decision is taken, CACP puts all the efforts on the website for various stakeholders to see the rationale behind CACP prices and non-price recommendations. एक बार डिसीजन लेने के बाद एश्योर हो जाती है और उसका जो भी न्यूनतम आधारभूत कीमत जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो इस साइट पे जो मैं आपको शो कर रही हूँ, CACP की साइट, इसके ऊपर डिस्प्ले कर दी जाती है। ये साइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो भी एग्रीकल्चरल सिनारियो है, जो भी एग्रीकल्चरल रिकमेंडेशन से CACP कर रही है, जो भी चल रहा है, कैसे निर्धारित होती है MSP, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। बट लुक एट दिस, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स यहाँ पे जो दिख रहा है हमें वो सिर्फ 1108 है। तो आप ये चीज़ जान सकते हो कि कितनी ज़्यादा लोगों के बीच में इसके बारे में पता ही नहीं है कई सारे लोगों को कि ये जो MSP डिसाइड होता है ये कौन डिसाइड करता है, कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। देखिए मैंने एरो दे दिया, टोटल 1108 लोग ही अब तक इसको विजिट कर चुके हैं, टोटल विजिटर्स जब से ये वेबसाइट बनी है तब से लेकर तो आज तक। यू कैन सी इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं CACP से। तो भाई ये जो अनाज के दाम है ये कैसे निर्धारित होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ MSP देखेंगे हम लोग। तो MSP कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे भाई हमारी न्यूनतम आधारभूत कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड होता है। While recommending price policy of various commodities under its mandate, the Commission keeps in mind the various terms and refers to TOR given to CACP in 2009. According to it analyzes कौन सी चीज़ों का एनालिसिस होता है। पहला डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा price trends in the market, both domestic and international, intercrop prices parity, prices of trade between agriculture and non-agriculture, a minimum of 50% as the margin over cost of production, and likely implications of MSP on consumers of that price. चलिए इसको हिंदी में समझाती हूँ। तो भाई it may be noted that the cost of production is an important factor that goes as an input in determination of MSP, but it is certainly not the only factor that determines MSP. जितनी लागत लगी है ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है चीज़ों के MSP, वस्तुओं के MSP डिसाइड करने में, लेकिन सिर्फ ये एक ही निर्धारण करने के लिए काफ़ी नहीं है कि कितनी लागत लगी है। तो भाई देखते हैं पहला चीज़, पहले तो देश के अलग अलग इलाकों में किसी खास फसल की प्रति हेक्टर लागत, अलग अलग देश के हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लागत लगती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए, तो उसको भी हमको ध्यान में लेना है। दूसरी चीज़, खेती के दौरान होने वाले खर्च और आने वाले अगले एक साल में होने वाला बदलाव, चीज़ों के दाम, चीज़ों में होने वाला इन्फ्लेशन, बढ़ोतरी कैसे होने वाली है उसको भी ध्यान में लिया जाता है।
तीसरा, देश के अलग अलग क्षेत्र में प्रति क्विंटल अनाज को उगाने की लागत, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। चौथा, प्रति क्विंटल अनाज उगाने के दौरान होने वाला खर्च और आने वाले अगले साल में होने वाला बदलाव। पांचवा, अनाज की प्रति क्विंटल बाजार में कीमत और आगे एक साल में होने वाला औसत बदलाव। आज उस अनाज की प्रति क्विंटल दाम क्या चल रहा है और आने वाले एक साल में उसमें कितना बदलाव होगा, इस चीज को भी ध्यान में रखकर एमएसपी डिसाइड किया जाता है। छठा, किसान जो अनाज बेचता है उसकी कीमत और जो चीजें खरीदता है उसकी कीमत। ओके, जो बेच रहा है किसान, जो भी क्रॉप, जो भी प्रोड्यूस है उसको बेच रहा है, और जो चीजें उसको लग रही है एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, जैसे कि बीज के दाम, ओके, मजदूरी, ये जो सारी चीजें लगती है वो सारी चीजें ध्यान में ली जाती है। सरकारी और सार्वजनिक एजेंसियां जैसे एफसीआई और नाफेड की स्टोरेज क्षमता, अगर उनके पास स्टोरेज ही नहीं है, कैपेसिटी टोटली फुल हो चुकी है, तो शायद गवर्नमेंट और उनके जो ये जो एफसीआई और नाफेड की खरीदी है वो बंद कर देता है, क्योंकि भैया हमारा स्टोरेज फुल हो चुका है, अब हम इससे ज्यादा और खरीद नहीं सकते। ये भी फैक्टर ध्यान में रखा जाता है एमएसपी डिसाइड करने के लिए। देन, एक परिवार पर खपत होने वाला अनाज और एक व्यक्ति पर खपत होने वाले अनाज की मात्रा। देन, इंटरनेशनल मार्केट में अनाज की कीमत और आने वाले साल में उसमें होने वाले बदलाव, इंटरनेशनल प्राइसेस को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। देन, अनाज का भंडारण और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का खर्च, लगने वाला टैक्स, बाजार की मंडियों का टैक्स और अन्य फायदा। ओके, जो भी आप बाजार में आपका अनाज बेचने के लिए जाते हो तो बाजार का भी, उस मंडी का भी एक टैक्स होता है जो आपको पे करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगती है, आप फार्म से लेके, आपकी जो खेती है वहां से लेकर तो बाजार तक जब आपका प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको लेकर जा रहे हो, उसका भी जितना पैसा आपका खर्च होता है उसको भी ध्यान में लिया जाता है। तो ये 11 पॉइंट्स और ये जो 7 इसके अंदर दिए हुए, इसी को इलेबोरेट करके मैंने 11 बनाए हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सीएसीपी, जो कि डेटा कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। आई होप सो आप सभी को एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेरे इस लेक्चर के द्वारा समझ में आ चुका होगा। वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एपीएमसीज पे, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के ऊपर। टिल देन, भाइयों और बहनों, बच्चों, विद्यार्थियों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर रोज एक लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ, सो दैट कि आप, हाँ, ये फ्लो बना हुआ रहे। पिछले कई दिनों से नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि हर दिन मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम।